गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 23 मई। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स बनाइए ताकि आप करंट अफेयर्स को याद रख सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम का। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि एक एक चीज़ें, चुनिंदा जो पार्ट्स होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के, वो मैं ऐड करती हूँ। तो फिर आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और स्टार्ट करते हैं 23 मई का करंट अफेयर्स। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट, समझ के रखिए, ये प्रश्न किसी भी पेपर में ज़रूर आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है सुंदरलाल बहुगुणा, ये एक पर्यावरणविद थे, इनका निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये किस आंदोलन से संबद्ध थे। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे और इनका निधन हो गया है। आयु संबंधी बीमारियों के कारण इनका निधन हुआ है। 10 दिन पहले कुछ इनकी बहन का निधन हुआ था, पत्नी का निधन हुआ था, जिसके बाद फिर इनका भी निधन हो गया है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है और ये किस आंदोलन से संबंधित थे। तो ये आंदोलन जिससे ये संबद्ध थे वो था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से ये संबंधित थे और चिपको आंदोलन में इनकी अहम भूमिका हमें देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आंदोलन किससे रिलेटेड था। तो अगर आपने अभी तक चिपको आंदोलन के बारे में नहीं सुना है तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड में जब बहुत हाई लेवल पर पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो उन्हें बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ हमारे पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे और इनके साथ में 2 और व्यक्ति थे, वो लोग सब साथ में आए। और ये लोग क्या करते थे कि ये लोग जहाँ भी पेड़ों की कटाई होने के लिए लोग आते थे वहाँ पर ये पेड़ों से चिपक जाते थे कि हमें भी काटो, और अगर पेड़ को तुम्हें काटना है तो फिर हमें काटना होगा और उसके बाद तुम पेड़ को काट सकोगे। तो ये इनकी कुछ रणनीति होती थी और जिसके बाद लोग पीछे हट जाते थे। तो पेड़ों को बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया कि जहाँ भी पेड़ों की कटाई होते देखो, पेड़ों से चिपक जाओ और उन्हें बचाओ, क्योंकि वो तुम्हें बचाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और तुम्हें उन्हें बचाना होगा। तो कुछ इस तरीके की इनकी सोच थी। आगे हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी के शमरोड़ा गांव में हुआ था। 1949 में मीराबेन और ठक्कर बापा के संपर्क में ये आए थे और ये दोनों व्यक्ति भी चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे। इन लोगों ने भागीरथी पे जो टिहरी डैम बनाया गया था उससे होने वाले नुकसान के कारण उसका भी जमकर बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था कि ये नहीं बनना चाहिए, इससे बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारी आबादी को नुकसान हो रहा है। तो उसका भी इन लोगों ने बहुत जमकर विरोध किया था। 1970 में चिपको आंदोलन हमें देखने को मिलता है सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इजराइल और हमास के मध्य संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। तो हमास क्या है आपको बताना है। अब हमास और इजराइल के बीच में एक युद्ध चल रहा था, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हमने देखा था। और ये जो हमास नाम हमें सुनने को आता है, ये गाजा पट्टी में बसा हुआ एक आतंकवादी संगठन था जो कि लगातार इजराइल को भड़काने की कोशिश करता था। और जब इजराइल भड़क जाता है तो जाहिर सी बात है, हमने ट्रेलर अभी ही देखा है और अगर पिक्चर देखने को मिलती तो शायद नीचे की भी बहुत सारी कंट्रीज कवर हो जाती, क्योंकि इजराइल अब द इजराइल बनने की तरफ बढ़ रहा है। वो बहुत सारे देशों के, जैसे जॉर्डन हुआ या मिस्र हुआ, इनके पार्ट्स पर कब्जा करना चाहता है। तो इजराइल की कुछ अलग ही रणनीति चल रही है और अभी फिलहाल इन दोनों के मध्य में संघर्ष पर विराम की सहमति बन गई है। अब ये दोनों ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी संघर्ष नहीं किया जाएगा, जबकि इजराइल ने कहा था कि अब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हमास को तबाह नहीं कर देते। लेकिन फिलहाल मानवता को देखते हुए इस युद्ध को विराम कर दिया गया है। तो ये जो हमास है ये एक आतंकवादी संगठन है, आपको याद रखना है क्या है, हम आतंकवादी संगठन है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो युद्ध था ये लगभग 11 दिन ये युद्ध चला। इन लोगों के बीच आपसी ये जो झड़प चल रही थी ये लगभग 11 दिनों से चल रही थी। 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र देश बना था और 2018 में इसने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया था। अब ये जो इजराइल में संघर्ष चल रहा है ये 3 धर्मों का भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है।
ये जो यरूशलेम जगह है, यहाँ पर 3 धर्मों के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो यहूदी धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म और तीसरा है मुस्लिम धर्म। तो इन तीनों धर्मों के भी अस्तित्व की लड़ाई है और उसके साथ साथ में इजराइल का अपना स्वयं का अस्तित्व। ऐसी स्थिति में जब लड़ाई अस्तित्व की होती है तो पीछे हटना सामने वाले के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो हटने के लिए तैयार ही नहीं होता है, चाहे उसे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े। तो फिलहाल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यरूशलेम को 2018 में इजराइल ने अपनी राजधानी घोषित किया, लेकिन फिर भी कई कंट्रीज हैं जो अभी भी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानते हैं और वो तेल अवीव को इजराइल की राजधानी मानते हैं। और भारत का भी जो सैन्य दूतावास है या फिर जो दूतावास होता है किसी भी देश में, किसी भी देश का, तो वो अभी भी तेल अवीव में ही स्थित है। प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ये रिपोर्ट जारी की गई है CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान श्रमिकों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। ये एक CSE द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें महामारी के दौरान श्रमिकों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये जो गिरावट है ये 17% की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है कि 17% जो श्रमिकों की मासिक आय है उसमें कमी दर्ज की गई है। अब हम देखते हैं आगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से श्रमिक वर्ग है जो कि रोज कमाता है और रोज अपना जीवन यापन करता है, तो ऐसे में जब उनको श्रमिकों को कार्य करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर उनको मजदूरी किस बात की मिलेगी। तो इस वजह से उनके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा इस कोरोना वायरस का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब CSE के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, CSE की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19, ये इस रिपोर्ट का नाम है। आगे हम इसके बारे में बात करें, अप्रैल से मई माह में बताया जा रहा है कि 100 मिलियन नौकरियां चली गई हैं। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है वो 15% बढ़ी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबी 20% बढ़ गई है। तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार ही कहा गया है। अगर हम CSE के प्रमुख की बात करें तो अमित बसोले जी जो हैं वो इसके प्रमुख व्यक्ति हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रोणाचार्य विजेता OP भारद्वाज का निधन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। OP भारद्वाज जी का निधन हो गया, ये किस खेल के कोच थे? क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता होगा कि ये जो कोच होते हैं, किसी भी खेल के कोच होते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड फिलहाल जिन्हें मिला था वो मुक्केबाजी के कोच थे। ये मुक्केबाजी के कोच थे और इनका OP भारद्वाज जी का निधन हो गया है। आप देख रहे हैं कोयल की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। ये किसी भी टाइम मैं सोचो कि सुबह जल्दी उठ के वीडियो बना लूँ तो भी ये उपस्थित हैं, मैं सोचो कि शाम को वीडियो बना लूँ तो भी ये उपस्थित है। इनको नहीं छोड़ना है अभी। फिलहाल आगे इसके बारे में बात करें तो 1985 में OP भारद्वाज जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपको याद रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी भी खेल के कोच को दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत व किस देश ने सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है? नवीनीकरण का मतलब होता है कि पहले ये समझौते किए गए थे, फिर से इन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं कि ये समझौते आगे भी जारी रहेंगे। तो भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है? तो भारत और ओमान ने ये समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है, भारत और ओमान ने। अब ये समझौते भारत और ओमान के मध्य आगे भी चलते रहेंगे। 2018 में ये समझौते हुए थे, इनकी कुछ समयावधि रही होगी जिसकी वजह से इनको फिर से नवीनीकृत किया गया है। ओमान में भारत के राजदूत जो हैं उनका नाम है मुनु महावर ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं भारत की ओर से, जबकि ओमान के रक्षा मंत्रालय के जो महासचिव हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर अल जाबी, थोड़ा लंबा नाम है पर याद रखिएगा, डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर अल जाबी, इन्होंने ओमान की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसमें ये भी कहा गया है जो ओमान का डुकम पोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ओमान का डुकम पोर्ट, इसके भी प्रयोग की अनुमति भारत को मिल गई है, क्योंकि भारत काफी दिनों से इसकी अनुमति मांग रहा था। भारत की कुछ योजनाएं हैं जिनके तहत भारत को इस पोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। डुकम पोर्ट फिलहाल अब भारत को इसके प्रयोग की अनुमति मिल गई है। ओमान कैपिटल है मस्कट, मुद्रा है रियाल और सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सईद। हैथम बिन तारिक अल सईद ये यहाँ के सुल्तान का नाम है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो डुकम पोर्ट है भारत के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने एक मोतियों की माला नीति के बारे में सुना है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सुना है, तो ये चाइना की एक नीति है जिसके अनुसार चाइना भारत को नीचे की ओर से, जो हमारा समुद्री तटों की ओर से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। उसके आसपास के जो देश हैं उनमें अपने एम्बेसीज को बढ़ा रहा है, वहाँ के पोर्ट्स पर कब्जा कर रहा है। परंतु भारत ने भी इसकी जवाबी कार्यवाही में एक भारत की हीरो की नीति, भारत की हीरो का हार नाम से एक नीति जारी की गई है जिसे बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स। याद रखिएगा, चाइना की है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जबकि भारत की है नेकलेस ऑफ डायमंड। नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत भारत ने भी ओमान के डुकम बंदरगाह पर कब्जा करने के लिए बात की थी। कब्जा करने का मतलब है यहाँ से वो अपने रणनीतिक कार्यों को आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ में सिंगापुर का चांगी अड्डा भी भारत को चाहिए था इसी रणनीति के लिए, और ईरान का चाबहार तो हमारे पास है ही। इसके साथ साथ में हमें चाहिए था और भी कई सारे आसपास के देशों के एयरपोर्ट्स। तो इसके लिए आपसी देशों में समझौते किए जा रहे हैं। तो ये जो रणनीतियां हैं आप चाहें तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इसके साथ साथ में नेकलेस ऑफ डायमंड। ये भारत और चाइना की रणनीति है एक दूसरे को समुद्र में घेरने के लिए। फिलहाल आगे चलते हैं और आगे हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश सिंथेटिक कैनिबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये सिंथेटिक कैनबिनोइड्स होते क्या हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि वो कौन सा देश है जिसने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। तो ये देश है चाइना। चाइना ने इस पर बैन लगा दिया है सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर। अब देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अब ये जो प्रतिबंध है ये 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा पूरे ही देश में, चाइना में, पूरे चाइना में ये 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो नशीली दवाओं के निर्माण और उनकी तस्करी को प्रतिबंधित करने के लिए ऐसा किया गया था। अब कैनबिनोइड्स क्या होते हैं कि भांग में पाया जाने वाला, यहाँ भंग नहीं होगा, यहाँ पे भांग होगा, भांग में पाया जाने वाला ये एक यौगिक होता है कैनबिनोइड्स, और जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अब क्या होता है, इसका प्रयोग करके जो सिंथेटिक कैनिबिनॉइड्स होते हैं वो मानव निर्मित रसायन होते हैं, मतलब मानवों के द्वारा बनाए जाते हैं और उनका दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। सस्ती दवाओं को बनाने में, किसी भी दवा को जब हम सस्ता करके बेचते हैं तो उसका एक कह दीजिए क्लोन टाइप का बना देते हैं तो वो सस्ती दवा बन जाती है, पर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। ये एक ड्रग की तरह काम करता है बॉडी में, फिर इसकी लत लग जाती है तो लोगों को क्या है कि इनको ना यूज़ करने की सलाह दी गई है और चाइना ने अपने यहाँ इस पर बैन लगा दिया है। आप देखते होंगे भांग को लेकर के भारत में भी बहुत सारे रूल हैं कि आप भांग की खेती नहीं कर सकते हैं, खेती करनी है तो लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि भारत में भी कई सारी दवाएं बनती हैं। आपने बहुत सारी दवाएं खाई होंगी जिसको खाने के बाद आपको नशा सा हो जाता है, आपको पूरे दिन नींद आती है। तो फिलहाल मैं ऐसी दवाओं से बहुत बचने की कोशिश करती हूँ कि ऐसी कोई दवा ना खानी पड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इस तरीके की दवाएं खाएंगे आपको उनकी आदत लगती जाएगी। तो दूर रहिए थोड़ा दवाई से, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना सीखिए। अगर हल्का फुल्का सर दर्द है तो उन्हें घरेलू नुस्खों से दूर करना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर सर दर्द पर आप एक गोली खाएं तभी आप ठीक होंगे। तो फिलहाल ये दवाएं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और कैनिबिनॉइड्स जो होता है वो भांग में पाया जाने वाला एक यौगिक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टेम्पल्टन पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया है? ये जो लोग अच्छे काम करते हैं, परोपकार वाले काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जिन्हें दिया गया है उनका नाम है जैन गुडॉल। अब दूसरों की मदद करने से मतलब है यहाँ परोपकार आप जानवरों के साथ भी कर सकते हैं, मानवों के साथ भी कर सकते हैं, तो बस परोपकार करना है।
तो जैन गुडॉल को ये पुरस्कार दिया गया है। जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये जो जैन गुडॉल जी हैं ये संरक्षणवादी हैं। संरक्षणवादी का मतलब जो दूसरों को बचाते हैं। चिंपैंजी पर दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बताया कि चिंपैंजी जो होते हैं वो मानवों की भाषा को समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ रहता है तो वो उसकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ सहज व्यवहार करते हैं। तो चिंपैंजी को बहुत ही समझदार जानवर बताया गया है और ये उसी के अग्रणी विशेषज्ञ रहे हैं। प्रारंभ इस अवार्ड का हुआ था 1972 से। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये एक बहुत बड़े परोपकारी व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन टेम्पल्टन। इनके द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया था, इसीलिए इनके नाम पर दिया जाता है। आगे हम बात करें तो ये विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है, साधारण पुरस्कार नहीं है। इसमें 1.1 मिलियन पाउंड दिया जाता है। अब आप सोचिए, अगर मैं यूएस डॉलर में बताऊं तो 1.56 मिलियन यूएस डॉलर, 1.56 मिलियन यूएस डॉलर। और अगर मैं भारत के रुपयों में बात करूं तो 11.30 करोड़, बहुत ही ज़्यादा रुपए होते हैं। तो इतने सारे रुपए इसमें मिलते हैं। पुरस्कार की राशि है ये। इसके साथ साथ में ये मदर टेरेसा और दलाई लामा को भी दिया गया है, क्योंकि ये दोनों को शांति दूत माना जाता है। मदर टेरेसा ने भी हमेशा परोपकार ही किया है, दलाई लामा शांति स्थापित करना चाहते थे। तो इन दोनों को ये पुरस्कार भारत की तरफ, भारत के ये दोनों ही हैं, आप भारत का ही समझिए। हालांकि दलाई लामा भारत भाग कर आए थे तिब्बत से, लेकिन फिलहाल भारत ने इन्हें अपनाया था और इन्हें रहने के लिए स्थान दिया था, एक जगह दी थी। तो दलाई लामा और मदर टेरेसा, इनको भी अवार्ड दिया जा चुका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किसे मिला है? जिनका नाम है जैन गुडॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व के 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? ये 2021 की सूची फोर्ब्स पत्रिका ने जारी की है, केवल 10 लोगों की। 10 सबसे कमाई करने वाले एथलीट की सूची में टॉप पर कौन है? तो इसमें जो टॉप पर हैं उनका नाम है MMA कोनोर मैकग्रीगर। ये इनका नाम है, ये टॉप पर रहे हैं कोनोर मैकग्रीगर। अगर इनकी संपत्ति मतलब कितना इन्होंने कमाई करी है तो 180 मिलियन डॉलर, 180 मिलियन डॉलर इनकी कमाई है। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर पर कौन रहा। तो इस सूची में सेकंड पर रहे हैं लियोनेल मेसी, 130 मिलियन डॉलर इनकी कमाई रही है। रोनाल्डो की बात करें, ये थर्ड नंबर पर रहे हैं, इनकी कमाई 120 मिलियन डॉलर। और फोर्थ नंबर पर रहे हैं डॉग प्रेस्कोट। डॉग प्रेस्कोट, इनकी कमाई है लगभग 107.5 मिलियन डॉलर। तो ये कुछ कमाई रही है इन एथलीट्स की। अब ये तीनों तो फुटबॉलर हैं, ये लियोनेल मेसी, रोनाल्डो और डॉग, ये तीनों फुटबॉलर हैं, लेकिन कोनोर मैकग्रीगर ये एक फुटबॉलर नहीं है। अब MMA की फुल फॉर्म भी जान लेते, क्योंकि मैंने इनके नाम के आगे MMA लगाया था। तो ये जो MMA की फुल फॉर्म है, ये है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर। ये एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसे COP26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को नियुक्त किया गया है COP26 पीपल्स एडवोकेट। आगे इसके बारे में देखते हैं। COP26, जिसका बारे में फुल नाम है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो कि होने वाली है नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाली है और अध्यक्षता कौन करेगा? तो आलोक शर्मा जी जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो याद रखिएगा, इसका जो एडवोकेट, पीपल्स एडवोकेट चुने गए हैं उनका नाम है सर डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है हमारा आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 में कहाँ होगा? इसके आयोजन की एक तारीख जारी कर दी गई है फीफा के द्वारा। तो अंडर 17 महिला विश्व कप है और ये 11 से 30 अक्टूबर 2022 में कहाँ पर होगा? तो ये होगा हमारे प्यारे भारत में। हमारा प्यारा भारत जो है इसका आयोजन करता होगा। 2022 में क्या होने वाला है ये हमें और आपको किसी को नहीं पता। क्या पता फिर अगले साल यही लहर हमें देखने को मिले। ईश्वर से ये मतलब वो है कि प्लीज़ ये जो लहर है फिर से हमें ना देखने को मिले और सब कुछ स्थितियां सामान्य हो जाएं।
फिलहाल ये जो विश्व कप है ये भारत में हमें देखने को मिलेगा। और इसके बारे में अगर हम जाने तो ये 71वें फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, ये 71वां है और फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अंडर 20 की भी तारीख जारी की गई है। अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 का कोस्टा रिका में होगा। ये भी आप याद रखिएगा कि ये होगा, जो अंडर 20 वाला है वो कोस्टा रिका में होगा और अंडर 17 वाला भारत में होगा। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो और आदर्श वाक्य है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। आदर्श वाक्य बहुत पूछा जाता है, तो इसका आदर्श वाक्य रट लीजिए, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।